नमस्कारम। आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने सीखा कि संस्कृत में समय कैसे बताते हैं या कैसे लिखते हैं। इसके बाद हमने सीखा कि सप्ताह के दिनों को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो इन 2 वीडियो के बाद उसी श्रृंखला में आज हम सीखेंगे कि संस्कृत में महीनों के नाम क्या होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 30 दिन मिलकर एक महीना बनाते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ी बात पहले कर चुके थे कि दिन को क्या कहते हैं, दिवसः कहते हैं, फिर महीने को क्या कहते हैं, मासः कहते हैं, और महीने में 2 पक्ष होते हैं जिसको हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के रूप में जानते हैं, जो कि 15 दिनों का होता है। तो 2 पक्ष मिलकर एक महीना बनाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि संस्कृत में महीनों के नाम क्या हैं। तो जैसा कि आप पहले ही पोस्टर देख चुके होंगे, कवर पेज देख चुके होंगे और समझ ही गए होंगे कि संस्कृत में जो महीनों के नाम होते हैं वे हिंदी की तरह दिखते हैं, लेकिन थोड़े से अलग होते हैं। अब कभी कभी बड़ा फनी लगता है जब बच्चे जनवरी में विसर्ग लगा देते हैं, जनवरी ही, फरवरी ही, और सोचते हैं कि ये संस्कृत में नाम हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये थोड़ा डिफरेंट होता है। शुरुआत में ये कठिन लगता है, लेकिन एक बार जब आप इसको बोलना सीख जाएंगे तो बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही मधुर लगता है सुनने में। तो आइए फिर आज हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को और हम सीखते हैं संस्कृत में महीनों का नाम। तो जो पहला महीना होता है हिंदी में उसको चैत्र बोलते हैं, और उस चैत्र के महीने में जब हम विसर्ग लगा देते हैं तो वह बन जाता है चैत्रः। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चैत्रः। और ये कब आता है? तो मार्च और अप्रैल में। पूरा मार्च जो है वो चैत्र नहीं होता है, तो आधा मार्च और आधा अप्रैल मिल करके, इसी प्रकार सभी महीने आपके आधे आधे में आएंगे। इसीलिए मैंने जो यहाँ 2 महीने लिखे हैं, मार्च और अप्रैल, तो इससे आप ये समझिएगा कि चैत्र महीने में आधा मार्च भी होता है और आधा अप्रैल भी होता है। आगे भी सभी महीनों में ऐसे ही आपको समझना है। और दूसरा महीना होता है वैशाख, वैशाखः बोलते हैं इसको, और जो कि होता है अप्रैल और मई में। जो एक वैशाखी होता है जो मनाते हैं तो अप्रैल में होता है, मिड अप्रैल में, तो उससे आप समझ लीजिएगा कि वैशाखः उसको बोलते हैं। उसके बाद आता है ज्येष्ठः। ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है संस्कृत में, लेकिन यह एक महीने का नाम है ज्येष्ठः, और यह पड़ता है मई और जून में। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। हाँ, पढ़ने के दौरान मैं ये भी आपको बता दूं कि इसको याद रखने की कोई ट्रिक नहीं है। जैसे अभी मैं आगे अगर नंबर्स पढ़ाऊंगी, संस्कृत में संख्या पढ़ाऊंगी, तो उसके कुछ ट्रिक्स हैं, उसको याद रखने के कई तरीके हैं, लेकिन इसमें कोई ट्रिक नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है? लर्न करना है, और लर्न एक बार कर लेंगे तो फिर आपको हमेशा याद रहेगा। उसके बाद चौथा महीना इसका होता है आषाढ़ः, जो कि जून और जुलाई में आता है। फिर श्रावण, हाँ, जिसको सावन बोलते हैं हिंदी में, जो बारिश के दिन होते हैं, शिव जी की पूजा होती है, लोग जल लेकर जाते हैं वैद्यनाथ धाम की तरफ, तो उस महीने को श्रावण कहते हैं। इसको आप ऐसे जोड़कर याद रखिएगा। और ये होता है जुलाई और अगस्त महीने में। फिर आता है भाद्रपदः, जिसको भादो भी बोलते हैं कई लोग। भादो हिंदी में भी भाद्रपद ही होता है, लेकिन भादो बोलते हैं उसको आम बोलचाल की भाषा में, और वो हो जाता है संस्कृत में भाद्रपदः, जो कि अगस्त और सितंबर में होता है। तो हम अब आगे देखेंगे कि ये तो हो गए हमारे 6 महीने, 2, 4, 6 महीने। तो इसके बाद जो बाकी 6 महीने होते हैं उसके नाम क्या हैं वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। आश्विन महीना होता है। आश्विन महीना जनरली आपको ये याद रखना है कि आश्विन में जनरली क्या होता है? दुर्गा पूजा होती है, तो उससे आपको जोड़ कर रखना है आश्विनः, जो कि सितंबर और अक्टूबर में होता है। तो आपको ये याद रखना है। फिर कार्तिक मास आता है, कार्तिकः, जो कि अक्टूबर और नवंबर में होता है। फिर आता है मार्गशीर्षः। मार्गशीर्षः को ही अग्रहण भी बोलते हैं। हिंदी में अगहन बोलते हैं या अग्रहण बोलते हैं, लेकिन यहाँ संस्कृत में इसका नाम मार्गशीर्षः होता है, जो कि नवंबर और दिसंबर महीने में पड़ता है। तो यह भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद बच जाते हैं थोड़े से और आगे देखिए। उसके बाद होता है पौषः, जो कि बहुत ही आसान सा है। जो पूस की रात, आपने कहानी पढ़ी होगी प्रेमचंद की, जो पौष महीने में बहुत ठंड होती है, तो इसको आप यहाँ से जोड़कर देख सकते हैं। पूस और पौष काफ़ी मिलता है। पूस हिंदी में नाम होता है, पूस की रात मतलब पूस महीने की रात, जो काफ़ी ठंड वाली रात होती है,
वो कहानी है, कभी पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, सीखने को कुछ मिलेगा। वहीं से आप महीने का भी नाम याद रख सकते हैं। ये पौष है, दिसंबर और जनवरी में पड़ता है। वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि दिसंबर और जनवरी जो सर्द मौसम होते हैं, जो सर्दी के मौसम, उसमें ये सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। बारिश हो जाए तो कभी भी होता है, जनरली ऐसे दिसंबर मिड और जनवरी में ठंड ज़्यादा होती है। फिर माघ होता है, माघ से माघ मेला लगता है, वहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। तो जनवरी और फरवरी में माघ पड़ता है। और फाल्गुन, फाल्गुन इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? होली से। इस महीने में होली पड़ती है, जो कि फरवरी और मार्च में। तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी? मार्च से, मार्च और अप्रैल से। तो आधा मार्च उसमें आ गया था आपका चैत्र में, और फाल्गुन में फिर से आधा मार्च आ गया। तो हो गया ना, पूरा वर्ष का साइकिल पूरा हो गया। तो अभी और नहीं है, यहीं पर पूरा हो जाता है आपका। तो इस तरह से हो जाता है पौषः, माघः, फाल्गुनः। एक बार हम पूरा नाम भी एक साथ पढ़ेंगे ताकि आप उच्चारण सीख सकें। तो फाल्गुनः को आप होली से याद रख सकते हैं। फाग, फाग गाते हैं, कब गाते हैं? होली में गाते हैं। तो फाग, फाल्गुन, फागुन, हिंदी में फागुन होता है और फाल्गुन होता है। तो संस्कृत में ये फाल्गुनः होता है। बेसिकली हिंदी जो है वो संस्कृत से ही निकली हुई भाषा है। तो आपको सभी शब्द यहीं से मिलेंगे। थोड़ा अपभ्रंश हो जाता है, बिगड़ जाता है, इधर उधर हो जाता है, लेकिन सारे शब्द आपको इधर के ही मिलेंगे। तो इस तरह से हमने इस 12 महीनों का नाम संस्कृत में अभी सीख लिया है। तो एक बार मैं चाहूँगी कि मैं इसको पुनः पढ़ दूँ ताकि आप उच्चारण सीख सकें। तो चलिए मैं यहाँ से पढ़ देती हूँ। चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः। और ये शुरुआत कहाँ से हो रही है? मार्च से। मार्च, अप्रैल, अप्रैल मई, मई जून, ऐसे आप इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। उसके बाद आता है आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः। उसके बाद पौषः, माघः और फाल्गुनः। तो इस तरह से आपके ये 12 महीनों के नाम संस्कृत में हो गए। आशा है आप इसको सीख पाएंगे। लर्न करने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप अपने दोस्तों के पास जाएंगे और बड़ा ही इम्प्रेशन जमाएंगे। किसी को अंग्रेजी और में आते हैं, मुझे तो हिंदी और संस्कृत में भी महीनों के नाम आते हैं। तो है ना मज़े की बात। तो आप सीखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, है ना, आपको मज़ा आएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवादः। पुनः मिलामः।